be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हमेशा किसी ना किसी स्टेटमेंट को लेके या फिर अपनी डिबेट्स को लेके, अपने टेलीविजन इंटरव्यूज को लेके हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। और काफी बार इनके स्टेटमेंट बहुत बेतुके भी होते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, वहां से काफी सारे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट निकल के आते हैं, जहां पे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साफ साफ रेंट कर रहे हैं। और जो स्टेटमेंट दिए गए हैं सारे के सारे एंटी यूएस स्टेटमेंट हैं। और सबसे शॉकिंग बात कि चाहे वो सोवियत यूनियन का इन्वेजन हो अफगानिस्तान के अंदर, जब जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, या फिर जब 9/11 ट्विन टावर्स पे अटैक होता है और उसके बाद में जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, उनके ऊपर एक शॉकिंग स्टेटमेंट ये आता है कि ये हमने जिहाद और इस्लाम के लिए नहीं किया था। इसके पीछे काफी सारे अलग रीजंस थे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने ये तो एक्सेप्ट करा कि ये जिहाद के लिए नहीं था, इस्लाम के लिए नहीं था। और जो इन्होंने स्टेटमेंट दी दी है, अब मेरी आदत ये है कि आई क्वेश्चन एवरीथिंग। और मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, ये जिहाद और इस्लाम के लिए नहीं होगा। लेकिन एक तरफा सिर्फ यूएस को ब्लेम कर देना, ये भी सही नहीं है। और उन पहलू पे अपन वन बाय वन बात भी करेंगे। अब उसके बाद में काफी सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। नॉट फॉर इस्लाम और जिहाद, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ऑन व्हाई इस्लामाबाद एंटर्ड अफगानिस्तान वॉर्स, स्पेशली उस टाइम पे जब यूएस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ एक दशक नहीं, 2 दशक या 2 दशकों से भी ज्यादा हमने अपने आप को रेंट पे दे दिया था। और हमें पेमेंट कौन कर रहा था? यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमने एंटर नहीं किया इन वॉर्स में टू डिफेंड इस्लाम और फॉर जिहाद। हम इन वॉर्स में एंटर करे थे कि हमारा पॉलिटिकल सर्वाइवल हो सके, हमें इंटरनेशनल लेवल पे बैकिंग मिल सके। और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी सुपर पावर का अगर हमें सपोर्ट मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, चाहे से वो पॉलिटिकली हो या फिर इकोनॉमिकली हमें एड मिल जाती है, तो हम सरवाइव भी कर पाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी स्टैंडिंग भी होगी। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने आप को 2 साल के लिए, सॉरी 2 डिकेड के लिए रेंट कर दिया था। और ये चीज साफ साफ इन्होंने एक्सेप्ट करी है, एडमिट करी है नेशनल असेंबली के अंदर ही। तो ऑब्जेक्टिव इतना था कि बस हमें अमेरिकन सपोर्ट मिल जाए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। लेकिन पहले आप उनका वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे कि कौन से 2 दशकों की बात हो रही है। एंड देन वहां पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सिर्फ ये पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात नहीं थी, जहां पे ये कहते हैं कि हम सिर्फ एक मर्सनरी की तरह बिहेव कर रहे थे। मर्सनरी एक ऐसा इंडिविजुअल जो पैसे के लिए या फिर अपने फायदे के लिए कोई काम करता है। और बार बार एलिगेशन लगे हैं पाकिस्तान की आर्मी पे कि दे बिहेव लाइक मर्सनरी। इसीलिए आपको गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए यूएस ने इनकी आर्मी का काफी बार इस्तेमाल किया कि हम आपको पैसे दे तो रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हैव अ लुक एट दिस वीडियो एंड देन वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। और फिर बात करेंगे क्या सिर्फ इनके पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात की, क्या इनको सिर्फ अमेरिकन सपोर्ट चाहिए था। हमने 2 जंगों में फरीक बने जो अफगानिस्तान के सॉइल पे लड़ गई। जनाब स्पीकर, सोवियत यूनियन जब आया अफगानिस्तान में तो काबुल में जो हुकूमत थी उनके इनविटेशन पे आए थे, उनकी मर्जी से आए थे, कोई इन्वेजन नहीं थी। ये आइडिया या ये थ्योरी जो है ये अमेरिकनों की थ्योरी है। हमने उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है तारीफ चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह नहीं था। वो एक सुपर पावर की जंग थी, उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम हाल कर सके जो आपने, मैंने और यहाँ पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। अब एकदम सीक्वेंस वाइज समझते हैं कि आज ये जो स्टेटमेंट आ रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी जब ये स्काई न्यूज को इंटरव्यू दे रही थी, उस टाइम याल्दा हकीम जब इनका इंटरव्यू ले रही थी, तब इनसे पूछा गया था कि क्या आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो, फंड करते हो। तो इन्होंने कहा कि यस, वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर यूएस सिंस 2 to 3 डिकेड्स। और आज भी वही बात की जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हर एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करती है और ये आपको समझना होगा, राइट? किसी ना किसी कंट्री को फायदा दिखता है तभी उस कंट्री के साथ में आती है। अब यूएस पाकिस्तान के साथ में आया क्योंकि यूएस को भी पता था कि पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर हमें सोवियत यूनियन को रोकना है, अगर हमें टेररिज्म को कर्ब करना है, और पाकिस्तान का भी उसके अंदर फायदा था। वैसे ही हर एक कंट्री के पास में अपना फायदा होता है।
लेकिन उस फायदे के अंदर अगर कोई सुपर पावर, अगर कोई बड़ी पावर आपकी इमेज को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको एक जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहा है, उस टाइम पे आप स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को नहीं छोड़ सकते हैं। यानी मेरे इंटरनल डिसीजन, एक्सटर्नल डिसीजन मैं बनाऊंगा, यानी कि मेरा देश बनाएगा। नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, बट उस नेशनल इंटरेस्ट के चक्कर में कहीं आप स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी खो दो, आपको एक पपेट की तरह ट्रीट करना आ जाए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और वो पाकिस्तान उस टाइम नहीं समझ पाया। और अगर आप एक पपेट की तरह बिहेव करेंगे, आपको कोई और रूल करेगा, आपको कोई और डायरेक्शन देगा, तो आज शायद यूएस पपेट है, बाद में चाइना पपेट बनेगा, बाद में कोई और पावरफुल कंट्री पपेट पपेट बनाएगा आपको। और जब यूएस और इंडिया की ट्रेड डील अनाउंस हुई थी, तब उसके बाद में यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टीम है, उन्होंने ये मैप पब्लिश कर दिया था। और मैंने कहा था प्लीज खुश मत होइए। एंड काफी सारे यूजर्स ने कहा था कि हाँ, हम यूएस पे वैसे भी ट्रस्ट नहीं करते। बात यहां पे ट्रस्ट की नहीं है, आप वैसे भी जियोपॉलिटिक्स के अंदर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहां पे सिर्फ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। पर जब ये मैप आया तो मैंने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। और ये क्यों मैप आया ये आपको भी पता है। और उसके बाद में मैंने आपको यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, मैंने कहा था कि जब तक यहाँ पे वो चेंज नहीं आता है ना, जब तक आई विल नॉट बी हैप्पी अबाउट इट। और आई विल नॉट फील कि हाँ, अब यूनाइटेड स्टेट्स भी एक्सेप्ट कर रहा है कि इलीगली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हिस्सा है वो इंडिया का है। क्यों? ये देखिए मैप। इसको मैंने बार बार इशू उठाया है कि वाई वी डोंट रेज दिस इशू ओवर ट्विटर और एक्स, वाई डोंट वी कॉल आउट यूएस। यार ये क्या कर रहे हो? वी नेवर डू दैट। पाकिस्तान जब यूनाइटेड नेशन में ये बात करेगा, तब हम साफ साफ कहेंगे कश्मीर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वी ऑल नो दैट। बट अगर वेस्टर्न कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां पे मैप सही नहीं है, तो व्हाई डोंट यू कॉल आउट? आपने आज तक उसको कॉल आउट क्यों नहीं किया? क्यों हमारे कोई मिनिस्टर्स या फिर कोई भी, और मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, बिकॉज हम लोगों ने चुनी है वो गवर्नमेंट, एंड वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दैट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम अबाउट इट। बट क्या हम ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, व्हाई डोंट वी कॉल आउट ऑन दिस? अब चलिए आप समझते हैं सीक्वेंस वाइज हुआ क्या। पहला है 1979 से 1989। अब उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर। यूएसए नहीं चाहता था कि यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रीजन्स में फैले, क्योंकि वो कम्युनिस्ट रिजीम थी और यूएसए कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाली। तो ये कोल्ड वॉर लगभग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हमें देखने को मिलता है। उस टाइम बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ सबसे बड़ी ताकत थी यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। अब उस टाइम अफगानिस्तान के अंदर जो रूलर थे वो थे प्रो सोवियत यूनियन रूलर, यानी उनका झुकाव जो था वो सोवियत यूनियन की तरफ था। लेकिन धीरे-धीरे जो उस टाइम के रूलर होते हैं उनके बारे में ये रूमर्स और ये रिपोर्ट्स निकल के आती हैं कि ये शायद यूएसए की तरफ टिल्ट कर सकते हैं। तब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इन्वेड करता है, या फिर आप कह सकते हो अपनी आर्मी भेजता है, जिससे कि कम्युनिस्ट रिजीम तो वहां रहे, सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस वहां रहे, लेकिन रूलर कोई और रहे। और वही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और इसके बारे में अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि जर्मनी ने अगर पोलैंड में इन्वेड नहीं किया होता, यूएसएसआर ने अगर अफगानिस्तान में इन्वेड नहीं किया होता, तो शायद सिचुएशन अलग होती। और काफी बार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कहा जाता है जो इन्वेजन था सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान के अंदर, बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। आई एम नॉट सेइंग दिस वाज द ओनली फैक्टर, बट वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जब सोवियत यूनियन की आर्मी वहां एंटर करती है, तो यूएसए नहीं चाहता कि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिले। तो उसको काउंटर करने के लिए हमें किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है सीआईए वो एक्टिव है, वो पाकिस्तान से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकली जो एडवांटेज है वो पाकिस्तान के पास में है। अब उस टाइम पे काफ़ी सारे जो फाइटर्स होते हैं, काफ़ी सारे अफ़गान फाइटर्स भी होते हैं और अलग-अलग जगह से वहाँ पे फाइटर्स आते हैं जिन्हें मुजाहिदीन कहते हैं, दोज़ हू फाइट फॉर जिहाद। और जिहाद का एक एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन ये आता है कि हमारा इंटेंशन, हमारा मोटिव ये है कि ये एक होली ड्यूटी है, सेक्रेड पवित्र ड्यूटी है टू प्रिवेंट इस्लाम, टू प्रिवेंट मुस्लिम कम्युनिटीज़। हालाँकि जो मैंने किताबें पढ़ी हैं या फिर मैंने ऑब्वियस सी बात है जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, वहाँ पे तो ये मतलब नहीं है। जिहाद मीन्स स्ट्रगल, स्ट्रगल टू बिकम अ बेटर पर्सन, स्ट्रगल टू बिकम द बेस्टेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अगर आपकी कोई बैड हैबिट्स है उसको हटाइए, आपको एंगर आता है उसको कंट्रोल कीजिए। आई थिंक दैट इज अ ग्रेटर जिहाद। बट काफी बार इसका एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, और एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशन के बाद में आपको रिलीजियस लेवल पे वायलेंस देखने को मिलता है। तो ये सारे लोग मुजाहिदीन और फाइटर्स सारे आते हैं जिससे कि सोवियत यूनियन को काउंटर कर सके, क्योंकि सोवियत यूनियन का उस टाइम दबदबा था। और इसी मौके को फायदा उठाते हुए यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के साथ में हाथ मिलाता है।
और उस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है साइक्लोन्स। जहां पे यूएस और सऊदी अरेबिया पैसा प्रोवाइड कर रहा था, वहीं पे पाकिस्तानी जमीन पे फाइटर्स को ट्रेन किया जा रहा था। अराउंड 2,50,000 मुजाहिदीन्स वर गेटिंग ट्रेन्ड एट दैट टाइम। और उस टाइम पे इतना बड़ा क्राइसिस हो जाता है कि 3.2 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को होस्ट किया गया था। और इवन सोवियत एयरक्राफ्ट को टारगेट किया जाता था पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा। तो एक तरफ जहां यूएस और सऊदी अरेबिया आपको कैपिटल और आर्म्स प्रोवाइड कर रहे थे, पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा था अपनी ज्योग्राफी और हैंडलर्स। उस टाइम की बात कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे कि सर अब बात तो सही है, इन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि जिहाद और इस्लाम के लिए फाइट नहीं कर रहे थे, इनको पॉलिटिकल सर्वाइवल चाहिए था, इनको यूएस की बैकिंग चाहिए थी, इनको यूएस का पैसा चाहिए था। आई गेट इट। बट आप समझिए खेल क्या है। खेल यह है, अफगानिस्तान के अंदर उस टाइम पे कौन सी रिजीम थी, मतलब अगर मैं बोलूं तो प्रो कम्युनिस्ट रिजीम, यानी प्रो सोवियत यूनियन रिजीम। और अगर सोवियत यूनियन का दबदबा अफगानिस्तान के अंदर होता, तो डोंट यू थिंक सो जो इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन उस टाइम पे स्ट्रांग थे, उसका फायदा हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलता? तो पाकिस्तान सिर्फ ये कह रहा है कि पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, लेजिटिमेसी के लिए, इंटरनेशनल बैकिंग के लिए, ना ना ना। पाकिस्तान वाज आल्सो अवेयर, अगर यूएसएसआर का दबदबा अफगानिस्तान के अंदर बढ़ता है, तो एक तरफ इंडिया होगा और एक तरफ इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई होगा, दैट इज यूएसएसआर इन अफगानिस्तान। तो अगर आप ये सोच रहे हैं जो पाकिस्तान कह रहा है वो सच है, ना ना, वो सच नहीं है। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑल्सो। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो में। 9/11 का अटैक होता है, जहां पे ट्विन टावर्स पे अल-कायदा उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेता है कि हाँ, ये टेरर अटैक हमने करवाया है। एंड उसके बाद में वॉर ऑन टेरर शुरू होती है अफगानिस्तान के अंदर, जहां पे यूएस और यूएस के साथ में काफी सारी कोएलिशन फोर्सेस एंटर करती हैं कि हम टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के रहेंगे। अब आप ये बताइए, जिन मुजाहिदीन्स को यही पैसा दे रहे थे, यही ट्रेनिंग दे रहे थे यूएस और पाकिस्तान मिलके, बाद में जब सोवियत यूनियन विथड्रॉ कर जाता है, यही मुजाहिदीन आपस में फाइट करते हैं और वहीं से काफी सारे टेरर ग्रुप निकलते हैं, जिसमें से एक था तालिबान। तो आपने ही बनाए ये टेरर ग्रुप्स, और फिर वही टेरर ग्रुप्स जब टेररिज्म फैला रहे हैं, देन यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम। तो 9/11 का अटैक हमें देखने को मिलता है। अब तालिबान उस टाइम पे सरकार थी। अल-कायदा को पनाह दी जा रही थी तालिबान के द्वारा। यूएसए कहता है कि आप अल-कायदा के जो लीडर हैं, या जो अल-कायदा है हम उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आप बस हमें परमिशन दे दीजिए, आप हमें सपोर्ट कर दीजिए। तालिबान ने साफ-साफ रिफ्यूज़ कर दिया। और फिर उसके बाद में हमें वॉर ऑन टेरर देखने को मिलती है अफगानिस्तान के अंदर। एंड देन इसी पे ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि हमारा तो बस इस्तेमाल हुआ। सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ, तब हमने जो सपोर्ट दिया यूएस को। फिर उसके बाद में वॉर ऑन टेरर हुई, तब हमने जो सपोर्ट दिया, हमें तो बस एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। जब इस्तेमाल हुआ, उससे बाद में फेंक दिया गया। और उसके बाद में काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। और जब 9/11 का अटैक होता है, तो पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाई बना लिया गया था। और यूएस फिर भी तालिबान के साथ में कॉम्प्लेक्स रिलेशन मेंटेन कर रहा था। और जो नेटो फोर्सेस आई थी, जो कोलिशन फोर्सेस आई थी, आपको बता दूं 80% तक जो आर्म्स, सप्लाइज, एम्यूनिशन सब आ रहा था, वो आ रहा था कराची पोर्ट से। तो यूएस आपका फायदा उठा रहा था। यूएस को पता था आपकी नब्ज क्या है, आप उनको दे रहे थे। और इवन इन्होंने इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की, जहां पे सीनियर अल-कायदा और तालिबान लीडर्स पकड़े गए। बट आप बोलोगे, सर पहली बात तो समझ में आई कि हाँ, पहले केस में इंडिया और यूएसएसआर के अगर रिलेशन अच्छे होते तो अफगानिस्तान में होल्ड बढ़ता, और वो पाकिस्तान नहीं चाहता था। दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन दैट पाकिस्तान अलाइन्ड विद यूएस एट दैट टाइम। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा, उस टाइम पे पाकिस्तान एक तरफ तो अमेरिकन अलाय था, जो ये कह रहा था कि हम टेररिज्म को फाइट कर रहे हैं, बट वहीं पे साथ-साथ तालिबान को भी सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहा था। अपने यहाँ पे पनाह दे दी। अगर मान लीजिए अटैक ज़्यादा बढ़े, उनके तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो मारे गए, तो उनको फिर अपने यहाँ पे जगह दे दी, अपने यहाँ पे ट्रेनिंग दे दी। क्यों? इस टाइम पे भी था इंडिया। क्योंकि इन्हें पता था कि आज अगर आने वाले टाइम पे एक टाइम ऐसा आएगा जब यूएस बाहर जाएगा, यूएस विथड्रॉ करेगा, तब हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो फ्रेंडली सरकार हो काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, सो दैट इंडिया का इन्फ्लुएंस दोबारा यहाँ से ना बढ़ सके। और जब 2021 में विथड्रॉल होता है, तो इन्हें लग रहा था, पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान तो हमारी फ्रेंडली सरकार है, अब तो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें होंगी। लेकिन तालिबान ये समझ गया कि हमें चाहिए पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, हमें चाहिए इंटरनेशनल बैकिंग, तो हम कोई टेररिस्ट अटैक नहीं करेंगे। हमारा नाम नहीं आना चाहिए किसी टेररिस्ट अटैक में, और हम हर एक कंट्री में जाएँगे, अपने रिश्ते सुधारेंगे, सो दैट हमें पॉलिटिकल बैकिंग मिल सके, इंटरनेशनल बैकिंग मिल सके, लेजिटिमेसी मिल सके। और अब इनके ऊपर वो दाँव उल्टा पड़ गया। और 2021 के बाद आप देखोगे, तो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के जो टेरर इंसिडेंट्स हैं, टेरर अटैक्स हैं, वो दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसकी माजिद ब्रिगेड, उनके फाइटर्स, उन सब ने नाक में दम कर रखा है। और फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ड्यूरेंट लाइन है, उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन गलत है, तो उसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और क्रॉस बॉर्डर आपको डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इनकी बैलेंस शीट उठाओगे, तो एक बार के लिए तो उन्हें लगा कि हाँ, यूएस हमें सपोर्ट कर रहा है, यूएस से हमें पैसा आ रहा है, हमें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बैकिंग मिल रही है, मिलिट्री हार्डवेयर हमारे F-16s अपडेट हो रहे हैं। बट आपको ये नहीं पता था कि आपकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। आपके डिसीजन लेने की जो पावर थी, वो अब किसी के और के हाथ में थी। आपके यहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस आ गया, जिस वजह से अफगानिस्तान जब आप ये सोवियत यूनियन की वॉर देखते हैं और वॉर ऑन टेरर वॉर देखते हैं, उसकी वजह से कितने लोग आपके यहाँ पे रहने लग गए, रेफ्यूजी हो गए, रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया।
जो अभी बॉर्डर स्कर्मिशेस हुई थी, उसमें आपने अफगान रिफ्यूजीज को भेजने की कोशिश करी। एंड देन ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि जब हम सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमने चेंज किए। हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमने जिहाद का नैरेटिव डाला, सो दैट हम लोगों को रेडिकलाइज़ कर सकें, और यही रेडिकलाइजेशन, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म आज वायलेंस का रूप ले चुका है पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर। और टीटीपी का टेररिज्म आप देख रहे हो, और डिप्लोमैटिकली इसी वजह से आपको आइसोलेट किया जा रहा है, आईएमएफ की बैकिंग पे आप डिपेंड करते हो। तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, कर्मा विल बाइट यू। आप ये जो कि ये मुझे फेवर कर रहा है, ये मुझे फेवर नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और वही चीज़ ये भूल गए। तो अब क्या हुआ? आपका इस्तेमाल किया, आपको डिस्कार्ड किया, आप आइसोलेटेड हो गए। यूएस ने अपना जो फाइनेंशियल इन्फ्लो आ रहा था, वो खत्म कर दिया। पाकिस्तान के पास में अब बिस सिर्फ बिल्स ऑफ वॉर हैं, वायलेंस देखने को मिल रहा है, रेडिकलाइजेशन है, इकोनॉमिक स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। अब क्या कर सकते हो आप? एंड दैट्स व्हाई ही इज सेइंग इट्स अ इर्रिवर्सिबल डैमेज। हम इसको रिवर्स कर ही नहीं सकते। और इन्होंने मिलिट्री रूलर्स को भी बोला, ज़िया उल हक हो, मुशर्रफ हो, इन सब की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो आई होप अब ये पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी। एंड दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज डू, गिव यू द होलसम कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फरवरी 15 को 2 स्लॉट में एग्जाम होगा। आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में एट जस्ट 24,999। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।